वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माय नेम इज़ रोहित कुमार। चलिए हम आज बात करेंगे। आज है 24 दिसंबर 2024 और आज का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए समय को बर्बाद किए बिना हम लोग क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि आपके एग्ज़ाम में या आपके सिलेबस से संबंधित न्यूज़ क्या है आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। और एक खास बात है, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत मददगार साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। सबसे पहला पेज पर हम जाते हैं। यहाँ पर ये आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर न्यूज़ है, इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं पहला है प्रीलिम्स फैक्ट से संबंधित। प्रीलिम्स फैक्ट पेज नंबर 1 पर, और वो है कश्मीरी आर्टिसंस गिव अ विंग्स टू द डोडो। डोडो एक पक्षी है जो भारत में विलुप्त हो चुकी है, और डोडो जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है जो भारत में अब नहीं है। खास करके उसके बारे में हम बात करेंगे कि दरअसल जो है मॉरिशस में इसके पीछे डिमांड क्यों है। मॉरिशस में इसका, भारत के अंदर में वो आर्ट्स के अंदर में इसका यूज किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर में हम इससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पेज नंबर 6 पर आप जाएंगे तो प्रीलिम्स के ही फैक्ट से संबंधित है। फिल्म मेकर हु गेव अ वॉइस टू द वॉइसलेस, जिनके पास आवाज नहीं था उनको आवाज दिया अपने फिल्म के माध्यम से, इनके बारे की कहानी है। डियर द आइडिया ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से पेज नंबर 10 पर आप जाएंगे तो इंटरनेशनल से रिलेशन से संबंधित है, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, और वो है भारत और चाइना के बीच के संबंध। यानी कि इंडियाज आपको रेलियंस ऑन द चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। हम समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना किस प्रकार से मिनरल्स में हमसे आगे है। हम लोग जो है चाइना पर डिपेंडेंट है। कैसे हम लोग चाइना पर डिपेंडेंट है, क्या इसके पीछे का कारण है, ये हम लोग पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। और लास्ट जो है आप कह सकते हैं, हालांकि इतना ही 4-5 कवर करने वाले हैं, इसके बाद जो है ये भी इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, खास करके स्किल से। तो चलिए पहली पेज पर चलते हैं। पेज नंबर फर्स्ट जो है आपका कश्मीर से संबंधित, जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि कश्मीरीज आप कह सकते हैं कि पैपियर्स मेट्स आर्टिशियंस आर रिवाइविंग टू मेमोरी ऑफ डोडोज अ बर्ड एक्सटिंक्ट सिंस 1681। मैं आपको बता दूं कि 1681 में ही कह सकते हैं कि डोडो नामक जो बर्ड्स हुआ करती थी वो विलुप्त हो चुकी थी, पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है ना। तो उसी के हैंडक्राफ्ट जो है डोडो को हाई डिमांड्स है, पर्टिकुलरली यूरोप और मॉरिशस में। मॉरिशस और यूरोप में इस डोडो नामक जो बर्ड्स है जो कि विंगलेस होती है, उस बर्ड के हैंडक्राफ्ट्स का डिमांड जो है खास करके यूरोप में और मॉरिशस में बहुत अधिक है। और कश्मीर यानी कि श्रीनगर जो है आजकल ये डोडो नामक हैंडक्राफ्ट्स बहुत तेजी से बना रही है। तो ये आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीरी क्राफ्ट में अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। चलिए आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं, यही डोडो है, बड़ा कलरफुल के फॉर्म में बनाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा डोडो के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि दरअसल ये डोडो है क्या, इसके बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं। डोडो की अगर हम बात करें तो इनका जो साइंटिफिक नेम है, इस डोडो बर्ड्स का इस साइंटिफिक नेम है जिसका हम रैफस आपका कोकुलेटस भी कह सकते हैं। एक फ्लाइटलेस बर्ड है। फ्लाइटलेस बर्ड का मतलब एक ऐसी पक्षी जो उड़ नहीं सकती है। उड़ने के पीछे कारण ये है, इसलिए नहीं उड़ सकती है क्योंकि इसके वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं उड़ सकती है क्योंकि काफ़ी विशाल है। और किसी ज़माने में एक्सक्लूसिवली जो है मॉरिशस में ये ट्रॉपिकल आइलैंड और इंडियन ओशन में ये पक्षी बहुत ज़्यादा मिलता था, एक्सक्लूसिव मॉरिशस में, इसीलिए मॉरिशस में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और वो एक्सटिंक्ट होने के कारण ये कश्मीर के हैंडक्राफ्ट जो है, कश्मीर के लोग इसको बना रहे हैं और इसीलिए कश्मीर से इसका डिमांड बहुत ज्यादा है।
तो ये कह सकते हो। तो इसकी नेटिव जो हैबिटेट्स हैं एक्सक्लूसिवली मॉरिशस, मॉरिशस और ट्रॉपिकल आइलैंड्स इन इंडियन ओशन विद द नो नेचुरल प्रीडेटर्स बिफोर द ह्यूमन अराइवल्स। अब यहां पर थोड़ी फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं कि क्या इसका फिजिकल है, क्या भोजन करती है, क्या खाती है, कब ये खत्म हो गया, ये पूरी कहानी भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। दरअसल अगर हम बात करें इसकी डाइट्स की बात करें, इसकी भोजन की बात करें या फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शंस की बात करें, तो ये 3 फीट जो है वो खास करके ये टॉल होता है, लंबा हुआ होता है। आप देख सकते हैं कि 3 फीट जो है यानी कि 1 मीटर लंबा है, वेट करीब 10 से 20 केजी का है और ग्रेइश फीजर हुआ करता था, लार्ज हुक ब्रीक होता था, आप स्टबी विंग्स होते थे। और इस तरीके से भोजन में, खाने पीने में अगर हम बात करें तो फ्रूट्स हुआ, सीड्स हुआ, रूट्स हुआ, नट्स हुआ और कभी कभी क्रैप्स यानी कि केकड़ा भी वो खा लेती है। ओके, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में वो एक अंडा, एक टाइम में एक ही अंडा देती है और ऐसा कहा जाता है कि 1681 में ये एक्सटिंक्ट हो गई बिकॉज ऑफ ओवर हंटिंग, सेलर्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और खास करके इन आप कह सके इनवेसिव स्पीसीज के कारण, खास करके रैट एंड पिग के कारण से ये एक्सटिंक्ट हो गई है। तो एक हिस्टोरिकल हो गई है प्रॉपर तरह 1681 में। तो ये आप देख सकते हो कि ये न्यूज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा न्यूज है आपका प्रेसिडेंट। अभी हम दूसरा जो न्यूज है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आप सबको पता होगा ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हम करते हैं। सो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट कि अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के पहले ये जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहने के नाते इनको अभी जो है रिटायर्ड हो चुके हैं। और जब ये रिटायर्ड हो गए तो इनको जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक चेयरमैन के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया है एज ए चेयरपर्सन। इनका नाम है जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, जो कि रिटायर्ड है। वी राम सुब्रमण्यम चेयरपर्सन है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए उन्होंने वैकेंसी खाली था, वो वैकेंसी को भरा है आपका। चाइल्ड राइट्स के एडवोकेट भी रह चुके हैं डिफरेंट में अगर देखा है। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा नेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रश्न पूछेगा। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स है क्या? एक तरीके का वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स के लिए। हर इंसान का अपना राइट्स होता है, हर इंसान की जीवन जीने का ढंग भी होता है, इंसानों का राइट्स होना चाहिए। तो उस राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि भाई ये जितने भी राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, भाईचारा, बंधुता से संबंधित जो राइट्स को एक तरीके से जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल कन्वेंट के बेस के आधार पर लागू करवाने की कोशिश किया जाता है कि भैया हर इंसान का राइट्स है और वो राइट्स मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो देखभाल करे, वो पता करे कि क्या सच में किसी ह्यूमन के राइट्स तो हनन नहीं हो रहा है। इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। दरअसल इसकी स्थापना जो है अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसकी स्थापना 1993 में 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ये पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ। उस एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। उसी एक्ट के तहत इसके इस्टेब्लिश किया गया। साथ में 1991 में पेरिस प्रिंसिपल के बेसिस के आधार पर देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1993 के द्वारा इसको प्रोटेक्शन भी दिए गए। अगर कॉम्पोजिशंस की बात करें तो उसमें एक चेयरमैन होता है जो पहले इंडिया का या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हो, या और साथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, साथ में 5 मेंबर्स भी इसके साथ होते हैं। ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि ये 6 सदस्यों की एक कमेटी होती है और उस 6 सदस्यों की कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और 6 कमेटी के चेयरमैन वो सजेशन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उस चीज जब वो खास करके ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को
चुनते हैं, आप कह सकते हैं नॉमिनेट करते हैं या चुनते हैं, आप जो भी इनको कहे इस बेस पर। और इनका जो टेन्योर होता है 70 साल तक के लिए होता है, यानी कि 70 साल के एज तक वो ये बन सकते हैं। तो ये पूरी कहानी, रोल क्या है भाई, सिंपल सा रोल है उनका, इन्वेस्टिगेट करना, कहीं किसी का ह्यूमन राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा है। मेनली उनका फंक्शंस और लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शंस के बेस के आधार पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पेज नंबर में फिल्म से रिलेटेड वॉइस बना इससे, लेकिन इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, सबसे पहले एडिटोरियल, इसकी हम यहां पर चर्चा करते हैं। ये आईआर से संबंधित है और इसको हमें क्या करना होगा कि हमें पूरी तरीके से समझने की जरूरत होगा कि भाई ये वास्तविक रूप से हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि इसको हम जानने की कोशिश हमें करना होगा। अब देखिए सबसे पहले यहां पर यही कहता है, इंडियाज रिलायंस ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, यानी भारत को चाइना पर निर्भर रहने की जरूरत है। अब क्यों जरूरत है भाई, इसको हमें समझने की भी जरूरत है अच्छी तरीके। सुनिए, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, चाइना के बारे में आप सभी जानते हैं कि चाइना इज नॉट कंट्री, चाइना कंपनी है। मैं अक्सर में कहा करता हूं कि चाइना जो है कंपनी टाइप का चाइना है। तो चाइना क्या करती है सर, कि सब कुछ एवरीथिंग इकट्ठा करके रखती है कि नहीं। अभी जो है चाइना की जो डोमिनेटिंग मिनरल्स रिजर्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चाइना जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वो आप कह सकते हैं इंडिया इज टेकिंग अ स्टेप टू डाइवर्सिटी सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज, और अपना जो है रिलायंस जो आत्मनिर्भरता जो है कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या कारण है कि ये ऐसा क्रिटिकल मिनरल्स की आइडेंटिफिकेशन, तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने आइडेंटिफाई किया है 30 क्रिटिकल मिनरल्स का, 30 क्रिटिकल मिनरल्स है ना, क्रूशियल्स फॉर द इंडियाज इकोनॉमी के लिए, है ना, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए 30 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि चाइना डोमिनेंस इन द ग्लोबल मिनरल्स में बहुत ज्यादा है। 10 खास करके चाइना जो है वास्ट रिसोर्स बेस ऑफ द माइनिंग कैपेबल है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट माइनिंग नेशन अगर कोई है तो चाइना है आपका। मैं आपको बता दूं कि 173 टाइप के मिनरल्स इंक्लूडिंग कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, अर्थ रेयर मेटल, ये सब कुछ चाइना के पास पड़ा हुआ है। पहले से ही चाइना जो है स्टोर करके रखता है। यहां तक कि बता दूं कि जो दुनिया का जितना भी ग्लोबल रिजर्व है, उस रिजर्व का 40% जो क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व है, वो अकेले 40% चाइना के पास है। आप सोचो, क्रिटिकल मिनरल्स हैं और वो क्रिटिकल मिनरल्स का 40% रिजर्व किसके पास है, खुद के पास, चाइना के पास है। तो आप देख लीजिए 40% ऑफ ग्लोबल रिजर्व फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स एंड इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंटली एक्सप्लोरेशन 132 न्यू मिनरल्स डिपॉजिट, और भी बढ़ता जा रहा है। और ये प्रोसेस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं कि चाइना की जो डोमिनेंसी है, खास करके रिफाइनरिंग 87%, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में 87%, 58% लिथियम रिफाइनिंग की बात करें, 68% सिलिकॉन प्रोसेसिंग की बात करें, ये सब कुछ दिन पर दिन चाइना में बढ़ता जा रहा है। तो एक तरीके से भारत के लिए भी सोचने वाली बातें हैं कि किस आखिर चाइना क्या करना चाह रहा है। चाइना जो है ज्यादातर इन सभी मिनरल्स का कंट्रोल जो है अपने पास लेकर के रख रहा है। आने वाले दिन के लिए पूरी दुनिया को डिपेंडेंस बनाएगा, खास करके भारत की अगर हम बात करें, और इंडिया की जो इंडिया डिपेंडेंसी ऑन चाइना इंपोर्ट, ये बड़ा मुश्किल है आपका। अगर हम लोग चाइना पर के इंपोर्ट पर अगर हम डिपेंड हो जाएं तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल ही हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं। तो चाइना की जो स्ट्रैटेजिकली जो कंट्रोल है, खास करके एक्सपोर्ट पर, क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर। अब क्रिटिकल मिनरल्स में पूछा जाएगा, मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्रिटिकल मिनरल्स क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा मिनरल्स जिसको फाइंड आउट करना, जिसे माइनिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे मिनरल्स है। एग्जांपल के तौर पर कह सकते हो कि ऐसे मिनरल्स खास करके 6 क्रिटिकल मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, खास करके चाइना जो सप्लाई करता है उसमें से है बिस्मथ है 85.6%, लिथियम है 82%, सिलिकॉन है 76%, टाइटेनियम है 50.6%, टेलोरियम्स है 48.8% और ग्रेफाइट है 42.4%। अब ये सारे जो है क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब बिस्मथ, लिथियम, ग्रेफाइट
ये आजकल हमारी इंडस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके फार्मास्यूटिकल्स हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी की बात करें, सोलर पैनल की बात करें, और इसका डिमांड जो है बहुत ज्यादा है। और भारत जो है कहीं ना कहीं इस पर आपको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इस पे डिपेंडेंट है, आपको है ना, डिपेंडेंट है आपका। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस है कि कैसे हम लोग जो है यहां से इंपोर्ट करेंगे, है ना। इंडिया की स्ट्रैटेजी, हम इंडिया का जो प्लान है कि हम वो किस प्रकार से हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर, वो चाइना पर डिपेंडेंसी को हम लोग कम करें। हम ऐसा क्या करें कि हमें चाइना से इंपोर्ट ना करना पड़े, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना करें। तो भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम की शुरुआत की है, खास करके काबिल, याद रखिएगा काबिल, KABIL, इंडिया ने लॉन्च किया है एक शुरुआत काबिल, जो ज्वाइंट वेंचर है 3 स्टेट ओन कंपनी के द्वारा, ताकि सिक्योर कर सके ओवरसी मिनरल्स एसेट और डाइवर्स सप्लाई से। इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप किया है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड क्रिटिकल ओवर, आप कह सकते रॉ मटेरियल क्लब्स बनाया है, ताकि चाइना पर वो डिपेंडेंट ना रहे। इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है खास करके इन इंस्टीट्यूशन जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, काउंसिल्स ऑफ साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियल रिसर्च, ताकि जो है हम अपने देश में भी क्रिटिकल मिनरल्स को फाइंड आउट कर सके। तो भारत सरकार जो है कहीं ना कहीं इन सभी चीजों पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब देखिए, आपको एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए हमने यहां पर एक प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न कहता है कि क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड डिस्कस द स्टेप इंडिया इज टेकिंग टू रिड्यूस दियर, आप कह सकते हैं रेलियंस, एंड व्हाट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी डज टू डिपेंडेंसी टू प्रेजेंट टू इंडियाज इकोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ये जो चीजें हैं जो आपको हमने बताया, ये आपके एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न है। और भारत के लिए भी सोचने वाली बात है कि भैया हम लोग किस तरीके से जो डिपेंडेंसी है चाइना पर, उस जो हम लोग का है उसको कम किया जाए, उसको रोका जाए। मैं आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। हालांकि आपको आए या ना आए, भारत को सबसे पहले समझ में आना चाहिए और आपको भी समझ में आना चाहिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जिसके बारे में हमने आपको चर्चा किया। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, दूसरे वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।